not target Kirana Hills. I can maybe given kind of an explanation. Before those strikes, we had sent in a lot of loiter ammunitions at Sargodha. हमको सीडीएस साहब से क्या सुनना है? कौन सा ड्रोन था? हमने किराना हिल्स ही क्यों भेजा? वो किराना हिल्स में ही क्यों फटा? तुम लोग आंख के अंधे हो? था कि कौन सा ड्रोन था, कितनी उसकी रेंज थी, कितने समय से घूम रहा था, कब छोड़ा गया था, कौन सी बेस से छोड़ा था। अरे भाई, हमारा एम था, हमने अपने एम को अचीव कर लिया। हमारा जो टारगेट था, हमने उसको नस्ते-नाबूद कर दिया। इसे तुम्हें इससे ज्यादा क्या चाहिए? अगर हमारा कोई लॉइटरिंग अम्युनिशन वहां पर घूम रहा था और उसने अपना टारगेट डिटेक्ट कर लिया और उसको डिटेक्ट करने के बाद उसने वहां पे उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, तो क्या प्रॉब्लम है? अब वो कैराना हिल्स हो या फिर उनका जो दूसरा बेस हो, कोई भी उस बेस पे हो। देखिए, हमारे यहाँ पर जो लोग हैं ना, वो आज भी रोते बिलखते रहेंगे, लेकिन उनको बातों के बीच की बात समझ में नहीं आएगी कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ सिर्फ एक स्ट्राइक ने तोड़ दिया, वो थी कैराना हिल्स। उनके प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं कि हमने रात को 2:30 बजे सोचा था, लेकिन नमाज से पहले ही इंडिया ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। अब हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, अब हम सब कुछ तबाह कर देंगे। उनकी औकात ही नहीं थी तबाह करने की। उनको पता था कि जो उनका न्यूक्लियर ब्लफ है वो खत्म हो चुका है। यहाँ पर तमाम डिफेंस एक्सपर्ट एकदम बाप रे बाप, भारत तो धुआं धुआं हो जाएगा, इस्लामिक नेटो बन रहा है। और उसी समय सीडीएस का ये बयान आना, अगर आप ये सोचते हैं कि आप भारत के दोस्त बनकर पाकिस्तान के भी दोस्त बन जाएंगे और जब पाकिस्तान को जरूरत होगी तो आप इंडिया के ईस्ट में कुछ हमला कर देंगे, पहली बात तो बांग्लादेश की इतनी औकात नहीं है। लेकिन हर चीज को इस चीज से नहीं तोलने की जरूरत है। समय के साथ चीजें थोड़ी थोड़ी कठिन होती जाती हैं कि अगर बांग्लादेश आज हमारे लिए कोई छोटा सा भी अगर एक डिटरेंस बनने की कोशिश कर रहा है या वो ऐसी चीजें दिखा रहा है जिसकी वजह से इंडिया को भविष्य में प्रॉब्लम्स होंगी, तो वो हमें अभी खत्म करनी चाहिए। हमें कुछ चीजें अपने भविष्य की पीढ़ियों पर नहीं छोड़नी चाहिए। आप ये सोच रहे हो कि कहीं इंडिया पाकिस्तान को बिल्कुल खत्म ना कर दे, क्योंकि जिस दिन पाकिस्तान जैसी चिड़िया इस दुनिया से खत्म हो गई तो इंडिया कहीं ना कहीं 2 और 4 गुना तेजी से बढ़ेगा और कई गुना तेजी से बढ़ेगा। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित और आप देखना शुरू कर चुके हैं डीएनपी इंडिया और हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल विकास गुर्जर सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद प्रकाश जी, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और दर्शकों को मेरा जय हिंद। और अभी जो डेवलपमेंट चल रहे हैं ना प्रकाश जी, बहुत शानदार है। एक्चुअल में लोगों को पता होना चाहिए, हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए, बिकॉज अभी दुनिया ना बहुत तेजी से भाग रही है और इंडिया के चारों तरफ चीजें बहुत तगड़ी चल रही हैं। ठीक है प्रकाश जी, शुरू करिए आप। देखिए, हम दर्शकों क्या है ना कि हम भारतीयों में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। हमारे पिताजी हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन कई बार कुछ लोगों को ना वैलिडेशन पड़ोसी से चाहिए कि यही तुम्हारा बाप है। ये दिक्कत है मेरे दोस्त। इंडियन आर्मी ने कुछ कह दिया, इंडियन आर्म फोर्सेस ने कुछ कह दिया मतलब कह दिया। इसमें कुछ लोग पूछने लगे थे, अरे पाकिस्तान तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, अरे पाकिस्तान ने तो राफेल गिरा दिया। अरे भाई, मैं तुमसे एक साधारण चीज बता रहा हूं कि अगर लेफ्टिनेंट कर्नल विकास गुर्जर कहीं पर है और सामने बैठा आदमी जो है ऐसे गाल पकड़ के खड़ा है और कर्नल साहब कुछ बोल नहीं रहे, कुछ नहीं बोल रहे, कर्नल साहब से पूछा जा रहा, भाई साहब बताइए क्या आपने थप्पड़ मारा? कर्नल साहब, नहीं जी, मैं तो अहिंसा का पुजारी हूं, मैं तो मारता ही नहीं, हम क्यों मारेंगे? और कर्नल साहब का सिंपल है कि जी हम हमारी हर तरह की सुरक्षा भी करेंगे। और सामने वाला आदमी गाल पकड़ के खड़ा है, तो हमको क्या मानना चाहिए? क्या हुआ होगा? हर बार आपको ऐसा क्यों लगता है कि इंडियन आर्म फोर्सेस कुछ करेगी और हर बार पीसी होना चाहिए कि अरे अभी ये कर दिया, ये बम मार दिया, वो बम मार दिया, ये गोला चला दिया? पाकिस्तान के हर इलाके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान धुआं उठ रहा था। उन्हीं में से एक इलाका था किराना हिल्स। उस किराना हिल्स में से भी धुआं निकला। लोगों ने एक भारतीय से पूछ लिया, वो जो एयरफोर्स की तरफ से आ रहे थे, कि भारती साहब क्या हमने किराना हिल्स पर हमला किया? बोले यार हमको स्पेसिफिक कुछ नहीं पता, हमारे जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव से वो हमने अचीव कर लिए, लेकिन धुआं निकल रहा था किराना हिल्स से। मुझे उस पत्रकार से दिक्कत है कि ऐसी जाहिलियत ये लोग डिफेंस कवर करते हुए लाते कहां से? किराना हिल्स से धुआं निकल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो हमको ये कर्नल साहब से क्यों पूछना है कि किराना हिल्स में क्या हुआ? जो हुआ हुआ,
तुम्हारे पास भगवान ने बुद्धि दी है, मति दी है, समझो क्या हुआ और समझो कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीज फायर कराता हूं, सीज फायर करो, सीज फायर करो, सीज फायर करो। पूर्व सीडीएस साहब ने जो कुछ कहा है उस कहानी से हम आगे बढ़ेंगे अपनी बातचीत में। At occasions, it's been asked whether Kirana Hills were hit or not. That's where their nuclear facilities are there. And with Bharti had rightly clarified that we did not target Kirana Hills. I can maybe give kind of an explanation. Before those strikes, we had sent in a lot of loiter ammunitions at Sargodha. And Kirana Hills is about 10 kilometers north of Sargodha. So the loiter ammunition is looking for radars which are in and around Sargodha. And it's got a lifetime, means time. It will loiter for about 2 hours, and once it doesn't find a target, then it comes down and hits somewhere. It must have come and hit, one of those hills. So that could be one of the reasons as to what people asked. Yes, because Pakistani media also showed some kind of images in which there was smoke coming out from Kirana Hills, and they were asking. Next is a new normal. You heard about this new normal, which the Prime Minister has said that, there'll be talks and terror will not go together, blood and water will not flow together, will not tolerate cross-border terrorism, and will make no distinction between perpetrators and their handlers, and then will not be blackmailed. तो सीडीएस साहब ने क्या कहा? क्या सीडीएस साहब ने कहा कि भारत ने कुछ किया? नहीं। सीडीएस साहब ने कहा कि हमने उस समय बहुत सारे इस तरह के ड्रोन्स जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गए, कुछ भटकते भटकते जो है जिनका फ्यूल खत्म हो गया, वो चूंकि रडार के लोकेशंस को ट्रैक कर रहे थे और हमें रडार डिस्ट्रॉय करना था, और रडार चूंकि मिल नहीं रहे थे और एक का फ्यूल डिस्ट्रॉय हो गया, माफ करिए खत्म हो गया, तो वो ड्रोन खुद से खुद डिस्ट्रॉय हो गया। कहां? किराना हिल्स में। जो सीडीएस साहब ने कहा, पूर्व सीडीएस साहब ने, और जो नहीं कहा, जो कहा वो कितना कहा, वो दुनिया इसको कैसे समझेगी? हालांकि कुछ लोग अभी भी ये कहेंगे कि नहीं ये आप बताइए आपने मारा क्यों नहीं, मारा कि नहीं मारा? पाकिस्तान गाल पकड़ के खड़ा है, आप ये भारत से क्यों जानना चाहते हो? भाई पाकिस्तान की हालत देखो। ओवर टू यू कर्नल सर, ये क्या कहा है सीडीएस सर ने और हमने क्या किया था? प्रकाश जी, पहले हम चलेंगे किराना हिल्स के पास। अपने मई 2025 में जब वहां पर धुआं उठा था, पूरी दुनिया ने देखा वो धुआं उठते हुए, पूरी दुनिया को पता था कि कुछ तो हुआ है, पाकिस्तान को बहुत अच्छी पड़ी है, लेकिन लोगों को सबूत चाहिए हर चीज के। अरे भाई क्या हुआ था वहां पे, ऐसा क्या हो गया? अरे वहां पे धुआं क्यों उठ रहा है? भारत ने मारा है क्या? अरे आपने जाके वहां पे कितनी मिसाइलें डाली हैं? अच्छा कौन सी मिसाइल डाली थी? ये सारे क्वेश्चन पूछने जरूरी है क्या? अरे भाई हमारा एम था, हमने अपने एम को अचीव कर लिया, हमारा जो टारगेट था हमने उसको नस्ते नाबूद कर दिया। इसे तुम्हें इससे ज्यादा क्या चाहिए? तुम्हें अपनी फौज पर भरोसा होना चाहिए सबसे पहले, कि हमारी फौज ने जो किया है बिल्कुल सही किया है और सही टारगेट को हिट किया है। और उसी वजह से उस वक्त जिन जिन नर्व्स के ऊपर इंडिया ने हिट किया था वो सारी की सारी उस वक्त ब्लीड कर रही थी, हर जगह से खून निकल रहा था, हर जगह से धुआं निकल रहा था। तभी तो अमेरिका इतना जल्दी उछलकर अपनी सीट से उछला और बीच में आकूदा कि सीज फायर करो, सीज फायर करो। भारत ने बोला हम कोई सीज फायर नहीं करेंगे, सीज फायर होगा तो सिर्फ पाकिस्तान के कहने से। उनका डीजीएमओ इंडिया को कॉल करता है और ये सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। अब आते हैं हमारे सीडीएस के बयान पर, हमारे पूर्व सीडीएस के बयान पर। वो बड़ा क्लियर बोल रहे हैं, हमारा जो एम था हमने वो अचीव किया। अगर हमारा कोई लॉइटरिंग अम्युनिशन वहां पर घूम रहा था और उसने अपना टारगेट डिटेक्ट कर लिया और उसको डिटेक्ट करने के बाद उसने वहां पे उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, तो क्या प्रॉब्लम है? अब वो किराना हिल्स हो या फिर उनका जो दूसरा बेस हो, कोई भी उस बेस पे हो, रावलपिंडी हो, सियालकोट हो या कराची हो, आपने वहां पर अगर अपना कोई म्यूनिशन भेजा है, अपना कोई टारगेट आपने चूज किया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो आपने अपना एम अचीव कर लिया, नंबर 1। नंबर 2, आपको इन बातों के बीच की बात पकड़नी चाहिए कि इंडिया के पास लॉइटरिंग अम्युनिशन था, इंडिया ने उसको वहां भेजा, वो वहां पर घूम रहा था और बहुत समय से घूम रहा था। उसने अपना टारगेट वहां पर डिटेक्ट किया, उसको डिटेक्ट करने के बाद और उसको पूरी आजादी दी कि एक पर्टिकुलर एरिया है, पर्टिकुलर ग्रिड सिस्टम है जिसके अंदर वो अपना टारगेट, उसको जो सही लगता है, जो उसमें फीड था डेटा, उस फीड के हिसाब से उसने उसको वहां पर डिटेक्ट कर वहां पे इसको डिस्ट्रॉय किया। अब वो किराना हिल्स था वहां। अब सबसे बड़ी बात, इस सिर्फ एक पर्टिकुलर स्ट्राइक से
इस दुनिया के अंदर बहुत बड़ा हाहाकार मचा। और वो हाहाकार था क्या? पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ। उस न्यूक्लियर ब्लफ की वजह से आज पाकिस्तान क्या कर रहा है? आज पाकिस्तान अलाइज ढूंढ रहा है, पाकिस्तान मेका पैक्ट में जा रहा है। उसने दौड़ते हुए सबसे पहले किसके साथ पैक्ट किया? सऊदी अरेबिया के साथ। उसके बाद उसने तुर्की को उसमें शामिल कर लिया। अब वो बांग्लादेश के पीछे पड़ा हुआ है, वो इजिप्ट को बोल रहा है। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पूरी दुनिया को समझ में देखिए, हमारे यहाँ पर जो लोग हैं ना, वो आज भी रोते बिलखते रहेंगे, लेकिन उनको बातों के बीच की बात समझ में नहीं आएगी कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ सिर्फ एक स्ट्राइक ने तोड़ दिया। वो थी कैराना हिल्स। 1998 में इंडिया ने अपना न्यूक्लियर जो आर्सेनल था उसको चेक किया, उसको वहां पर इस्तेमाल किया और यूज किया, जो उसको मतलब प्रशिक्षण किया, उसका परीक्षण किया। उस परीक्षण के तुरंत बाद पाकिस्तान करता है। अरे इतनी जल्दी पाकिस्तान के पास से न्यूक्लियर वेपन कैसे बन गया अचानक से? इतने सालों से तो कुछ नहीं था। सबको पता है 1980 के दशक में क्या हुआ था। पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर वेपन बनाने की बिल्कुल वर्ज के ऊपर था। इंडिया ने, देखिए सबको पता है, कुछ ना कुछ किया, कुछ हुआ और वो वहां पर खत्म हो गया। क्या आपको लगता है ऐसा अचानक से फिर से नहीं हुआ होगा? हो सकता है किसी और देश ने उसकी मदद करी हो। सबको पता है पाकिस्तान को सब जिंदा रखना चाहते हैं। उनको पता है कि इंडिया की नकेल कसने के लिए उनको एक ऐसा देश चाहिए जो हमेशा इंडिया को कहीं ना कहीं छोटे छोटे घाव देता रहे और इंडिया को इंगेज रखे। यही कहानी है कि जब किसी भी देश का कोई मिशन वहां पर रखा हुआ था, न्यूक्लियर रखा हो या ना रखा हो उसको मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन एक देश बिलबिला के बाहर उठता है और बोलता है सीज फायर कर लो। ऐसा क्या था भाई? तुम्हारा क्या सामान रखा हुआ है? तो सारी कहानी ये है कि इंडिया ने जो चाहा वो अचीव किया ऑपरेशन सिंदूर में। जिसको जहां मिर्ची लग रही थी उसको वहां मिर्ची लगी। और दुनिया में हमेशा ये चीजें होती रहेंगी कि जब कोई देश अपने टारगेट्स को अचीव करता है, जो एंटी पार्टीज होती हैं वो कहीं ना कहीं इन चीजों को एक फॉल्स नैरेटिव के तौर पर दिखाने की कोशिश करती है। और सबसे बड़ी बात, एक चीज और समझने की जरूरत है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कोई भी आर्मी कभी भी ये बताने की कोशिश नहीं करेगी कि आपने क्या डिस्ट्रॉय किया है और आपने क्या अचीव किया है, या फिर दूसरे देश ने हमारे यहाँ पर क्या डिस्ट्रॉय किया। इसका रीजन है बहुत बड़ा। मान लो पाकिस्तान ने हमारे यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पर उसने कोई अपनी मिसाइल दागी और वो डिस्ट्रॉय हुआ। पहली बात तो ऐसा नहीं हुआ है, मैं बड़ा क्लियर बोल रहा हूँ, लेकिन मैं हाइपोथेटिकली आपको बोल रहा हूँ। अगर ऐसा हुआ तो भाई मैं क्यों बताऊंगा और मैं क्यों वैलिडेट करूंगा पाकिस्तान को? उसका वैलिडेट करने का रीजन क्या है? मैं उसको वैलिडेट कभी नहीं करूंगा कि पाकिस्तान ने अपना टारगेट अचीव किया। उनको अचीव अपने, अगर उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया तो भैया देखो अपने सैटेलाइट से, चेक करो अपने ग्राउंड रिपोर्ट से। रीजन, क्योंकि अगर हम उनके किसी भी स्ट्राइक को वैलिडेट कर देते हैं तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है कि वो नेक्स्ट टाइम उसे हिट करने की बहुत ज्यादा अच्छी तरह से कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसकी लास्ट मिसाइल जब उसने हिट करी थी वो हिट हुई थी। तो भाई हम पहली बात तो कोई जानकारी नहीं देंगे। दूसरी बात, पाकिस्तान ने जितना भी रोना गाना बजाया वो खुद नहीं बजाया था, वो उनकी जो वहां पर लोग थे उन्होंने देखिए वहां से धुआं उठ रहा है, देखिए वहां से कैराना हिल से धुआं उठ रहा है। पाकिस्तान की अपनी आर्मी का कोई भी वीडियो और फोटो नहीं रिलीज हुआ था। ये सारे के सारे जो वहां के लोग थे, जो सिविलियंस थे, उन्होंने पूरा धुआं उड़ते हुए दिखाया था। तभी तो उनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे ख्वाजा आसिफ, ये सब चल रहा था। ख्वाजा आसिफ बोल रहे थे देखिए सब कुछ सोशल मीडिया पे पड़ा। अरे भाई सोशल मीडिया पे इंडिया ने तो कुछ किया ही नहीं, तुम्हारे वहां पे जो हुआ सब कुछ सबके सामने आ गया। और दूसरी बात, इंडिया ने जो भी टारगेट्स दिखाए, जो भी चीजें वैलिडेट की, वो सारी की सारी सैटेलाइट इमेजरीज के साथ हमने प्रूफ के साथ दिया है। और वो भी इंडियन इमेजरीज नहीं थी, यूरोपियन एजेंसीज थी जिनके सैटेलाइट्स ने वो इमेज ली और उनको वैलिडेट करके लिखिए कि पाकिस्तान में किन किन पर्टिकुलर जगहों पर इंडिया की मिसाइल्स ने हिट किया है। और उसके बाद सोने पे सुहागा, उनके प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं कि हमने रात को 2:30 बजे सोचा था, लेकिन नमाज से पहले ही इंडिया ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और हमारे पास हमारे जनाब आर्मी चीफ का फोन आया कि जनाब पाकिस्तान ने, इंडिया ने तो हमला कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, अब हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, अब हम सब कुछ तबाह कर देंगे। उनकी औकात ही नहीं थी तबाह करने की। उनको पता था कि जो उनका न्यूक्लियर ब्लफ है वो खत्म हो चुका है, इसीलिए मक्का पैक्ट जो हुआ है वो आया है। जी प्रकाश जी। अच्छा, क्या है कि दर्शकों देखिए थोड़ा क्लियर करते चलता हूँ। हमारे अंदर है बीमारी। क्या हुआ कि हमारे एक दोस्त ने घर खरीदा तो उसने घर बुलाया लोगों को, पार्टी वार्टी दी, लोग गए, हम लोग भी गए, बाकी लोग भी गए।
उसमें से कुछ लोग इस तरह के थे कि घर कैसे बना लिया यार, ये कौन से बैंक से लोन कराए, अच्छा सुनो कितना लोन कराए, कैश EMI वाला कितनी पार्ट है? कितना देना पड़ा, ईएमआई कितना पड़ा। अरे भाई सामने वाला घर की पार्टी दे रहा है तो घर खरीद लिया उसने, उससे तुमको डिटेलिंग क्यों जाननी है बे। यही भारतीय सिंड्रोम जो है ना, हम लोग सेम इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ भी करते हैं। अब सीडीएस साहब ने जो कहा, सीडीएस साहब ने कहा कि भाई ड्रोन थे, घूम रहे थे, फ्यूल खत्म हो गया, शायद वो वहां गिर गया, फट गया, वो किराना हिल्स था। हमको सीडीएस साहब से क्या सुनना है, कौन सा ड्रोन था, हमने किराना हिल्स ही क्यों भेजा, वो किराना हिल्स में ही क्यों फटा। तुम लोग आंख के उनको ये अंधे सुनना हो। था कि कौन सा ड्रोन था, कितनी उसकी रेंज थी, हाँ। कितने समय से घूम रहा था, कब छोड़ा गया था, कौन सी बेस से छोड़ा था, कितने बजे छोड़ा था, कितने बजे टारगेट उसने एक्वायर किया, कितने बजे टारगेट लॉक किया और कब जाके गिरा। ये सारी चीजें इनको पूछनी है, इनको पूरी हर फिल्म चीज की बताइए। nitty-gritty में जाना है। हाँ फिर बताइए और आगे ये कह दीजिए हमने ये किया इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप या जिसने भी एक ट्वीट कर दिया कि भाई साहब सीज फायर सीज फायर सीज फायर। ये भी बताइए वहां माल किसका रखा है। तुम लोग पागल वागल हो यार, कोई भी देश की सेना ऐसे काम करती है। थप्पड़ लगा पाकिस्तान को, वो गड्ढे हैं जो एयरबेसिस पर हैं, किराना हिल से उठता हुआ धुआं ये बता रहा है कि क्या हुआ। तुमको विकास सर या किसी आर्मी ऑफिसर से क्यों सुनना है, देखो ना। तो इतनी बुद्धि तो भगवान ने तुमको भी दी है, लेकिन नहीं, तुम हो फिल्मी आदमी। बॉलीवुड की 2 कौड़ी की फिल्में देखता हूं, तुमको वो पूरी कहानी सुननी है। क्या कहानी बताई सीडीएस सर ने, एकदम A1। तुमको कहानी सुननी थी, उन्होंने दिया तुमको कहानी। अच्छा एक और चीज है बहुत जबरदस्त विकास सर, टाइमिंग को लेकर, कि ऑपरेशन सिंदूर को करीब 1 साल हो गए हैं, अभी कुछ ही वक्त हुआ है जब 1 साल पूरा हुआ। और अभी ये मक्का पैक्ट बांग्लादेश भी ज्वाइन हो रहा है इसमें। यहाँ पर तमाम डिफेंस एक्सपर्ट एकदम बाप रे बाप, भारत तो धुआं धुआं हो जाएगा, इस्लामिक नेटो बन रहा है, पाकिस्तान परमाणु ताकत है, ये वो दुनिया भर की चीजें। और उसी समय सीडीएस का ये बयान आना, इसमें कोई आप देखते हैं, मिलाकर देखें ये क्यों ऐसा है, या एक ऐसी कहानी जो पाकिस्तान बुनने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान की हैसियत बताने की कोशिश की गई कि सुन ये ले, ये जो किराना हिल से धुआं निकल रहा था, हम इसके बारे में बताते हैं तुमको क्यों निकल रहा था। हाँ सर। देखिए प्रकाश जी, ऐसा है, मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल चुका था, लेकिन फिर से मैं दर्शकों को थोड़ा सा और विस्तार से बता देता हूँ। ये चीज थोड़ा सा इसको विस्तार से बताना इसलिए भी जरूरी है कि उनको समझ में आएगा कि देखिए, पाकिस्तान का जब न्यूक्लियर ब्लफ टूटा तो उसके पास अपने आप को बचाने के लिए, अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए, अपनी जनता में, अपने सिटीजन्स के अंदर उसको बचाने के लिए उनको एक नया लॉलीपॉप देना था। वो नया लॉलीपॉप लेके आया वो मैका पैक्ट। आज पूरा पाकिस्तान का मीडिया, आप देखिए पाकिस्तान के चैनल्स को देखिए, हर जगह वो जश्न मना रहे हैं, सिर्फ एक ही बात, अरे भाई हमने तो मक्का पैक्ट कर लिया है, देखिए सऊदी अरेबिया हमें बचाने। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि हम सऊदी अरेबिया की मदद करेंगे। आप देखिएगा जितने भी पाकिस्तान के चैनल्स हैं, सब पे एक ही चीज निकल के आती है कि सऊदी अरेबिया हमें बचाने आएगा, तुर्की हमें बचाने आएगा। अरे अकल के अंधो, तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन है और तुम्हें बचाने वो आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारी गवर्नमेंट तुम्हारे पीठ में छुरा घोंप रही है। तुम्हारे पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है। अगर तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन होता तो वो मैका पैक्ट करने खुद नहीं जाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और ये एक मतलब चैनल है मैं जहां पे बड़े शांति से बोल रहा हूं, मेरे मुंह से फूल नहीं निकल रहे हैं, वरना वो फूल मैं सुनाता तुम्हें। दूसरा, अब बात आती है बांग्लादेश की। देखिए, अगर कोई भी कंट्री किसी भी तरह का डिफेंस पैक्ट करती है, देखिए मैंने अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी बताया था, इसी चीज के ऊपर पूरा बनाया कि जब भी कोई मैका पैक्ट के ऊपर मैंने अलग से एक पूरा एपिसोड बनाया जिसे मैंने ये बताया कि किसी भी पैक्ट को मेटेरियलाइज होने में 4 से 5 साल लगते हैं। और वो 4 से 5 साल क्यों लगते हैं, उसका रीजन है, आप बूट्स एंड बॉर्डर पर पक्का देखिए गए। 4 से 5 साल इसलिए लगते हैं क्योंकि वहां पर उनकी आर्मी को इंटीग्रेट होना है, उनके सिस्टम्स को इंटीग्रेट होना है, उनकी फौजों को आपस में युद्धाभ्यास करना है, और युद्ध अभ्यास के साथ साथ वहां पर इंटेलिजेंस शेयरिंग होनी है। और सबसे बड़ी बात, क्या ये तीनों कंट्रीज एक जैसे ही ताने बाने के अंदर बुनी हुई है? बिल्कुल नहीं। इनके वेपन सिस्टम, इनकी आर्मी के अंदर का पूरा सिस्टम बिल्कुल अलग अलग है। उसमें पूरी की पूरी बोन होमी बनने में टाइम लगेगा। नंबर 1।
आप नाटो को देखिए, नाटो की जितनी भी आर्मीज हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, उनकी सारी की सारी सेनाओं का पूरा सिस्टम लगभग एक जैसा है, उनमें बोनोमी बन चुकी है, पिछले 60 सालों से एक साथ है, सबसे बड़ी बात। दूसरा, पाकिस्तान, अगर आपको लगता है कि सऊदी अरेबिया उसको बचाने आएगा और तुर्की उसको बचाने आएगा, तो वो कहीं मेरे ख्याल से 72 यूरो के पास ऑलरेडी पहुंच चुके हैं लोग और ख्वाबों के अंदर है। मैं सही बता रहा हूं आपको प्रकाश जी, जिनके दिमाग में मुगालता है, उस मुगालते को खत्म करने की जरूरत है। अगर ये बांग्लादेश को भी, पहली बात, मैं इंडिया को, हमारे दर्शकों एक चीज समझना कि इंडिया को इस चीज के ऊपर बहुत कठोर स्टेप लेने की जरूरत है कि बांग्लादेश अगर मैका पैक्ट में जाने की कोशिश करता है तो हमें कहीं ना कहीं उसको इस चीज के लिए सावधान करना पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन जब नाटो के अंदर जा रहा था तो रशिया ने उसको बिल्कुल ऑलरेडी कहीं ना कहीं उसको कुछ किया है थोड़ा बहुत, लेकिन अब बात आती है बांग्लादेश। इंडिया को बांग्लादेश को इस के फायदे और नुकसान बहुत सही तरीके से बताने पड़ेंगे और कठोर तरीके से बताने पड़ेंगे कि आप इंडिया के बराबर में रहते हुए इंडिया के दुश्मनों के साथ, दुश्मन यहाँ पर पाकिस्तान बड़ा क्लियर है, उसके साथ अगर आप कोई डिफेंस करते हैं और जिसमें ये आता है क्लियरली कि आप अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला होता है तो पाकिस्तान के साथ उस कंट्री पर हमला करेंगे, इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि आप भारत के खिलाफ जा रहे हैं। तो आप भारत से किसी भी तरह की उम्मीद ना करें कि आप भारत से कोई सपोर्ट चाहते हो और भारत आपको सपोर्ट देगा। देखिए, दोस्त का दोस्त होता है और दुश्मन का दुश्मन हमेशा दुश्मन ही मिलेगा, ये बड़ा क्लियर है। दुश्मन का दोस्त दुश्मन ही मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप भारत के दोस्त बनकर पाकिस्तान के भी दोस्त बन जाएंगे और जब पाकिस्तान को जरूरत होगी तो आप इंडिया के ईस्ट में कुछ हमला कर देंगे, पहली बात तो बांग्लादेश की इतनी औकात नहीं है। लेकिन हर चीज को इस चीज से नहीं तोलने की जरूरत है, समय के साथ चीजें थोड़ी थोड़ी कठिन होती जाती हैं। आज हमारे पास बहुत अच्छा मौका है बांग्लादेश को अपने अंडर कंट्रोल करने का। कंट्रोल का मतलब है उसको सही चीज और सही रास्ते पर लेके आने का। आज बांग्लादेश में जो चल रहा है वो धीरे धीरे एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स के साथ और ज्यादा हमारे एंटी होता जाएगा। इसलिए मैका पैक्ट जो इस वक्त हमें सिर्फ लगता है कि 3 कंट्रीज का है, अगर वो बढ़ेगा तो भारत के लिए चुनौती 100% बनेगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। और इसके लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। हम बातों को बड़ा ही सिंपल लहजे में बोल देते हैं, अरे यार कुछ नहीं होगा, बांग्लादेश क्या कर लेगा, पाकिस्तान क्या कर लेगा। बिल्कुल, आज ये बात मैं भी बोल रहा हूँ, क्या कर लेगा। लेकिन जब समय के साथ ये पैक्ट अगर मटेरियलाइज होने लग गया तो इंडिया को कहीं ना कहीं इसमें अपने लिए नुकसान दिखेगा। जी प्रकाश जी। सर, आपको इस पूरे मामले में अब लग रहा है कि, मुझे तो ऐसा कई बार लगता है कि वो जो कहावत है कि गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, बांग्लादेश के नजरिए से क्या ये ठीक लग रहा है आपको कि हम लोग तो कब से कह रहे हैं कि रंगपुर तो होना ही नहीं चाहिए, और उधर जो कॉक्स बाजार वाला इलाका है, जो चिटगांव पोर्ट है, दीजिए ना नॉर्थ ईस्ट को समंदर का एक्सेस, बंगाल की खाड़ी का एक्सेस। आपको ये लग रहा है, क्योंकि अब आपने कह ही भी दिया कि भाई यही तो लड़ाई है यूक्रेन की, नेटो में नहीं जाना है तुमको, तुम हमारे पड़ोस में होके, हमारी वजह से तुम्हारा दुनिया में वजूद है, हमने अलग झंडा और अलग मैप बना के दिया तुमको, हमारे यहाँ से बिजली का स्विच ऑन होता है तो तुम बिजली ले रहे हो, हमारे यहाँ से चावल लेते हो तुम, और तुम ये कह रहे हो कि हम पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस पैक्ट करेंगे जो समथिंग कोई इस्लामिक नेटो है। तो क्या आपको ये लग रहा है कि ये बात तो भारत के नीति निर्धारक भी सोच रहे होंगे कि बढ़िया मौका है, 2-4 लपड़ थप्पड़ मार के जो करना है, जो 71 में होना चाहिए था, कर कुरा के खत्म करो इसको। ये ड्रामेबाजी अगर चल रही है, और दूसरा ठीक उसी समय सीडीएस साहब का ये कह देना, भाई खुले में कह देना कि रे बम बम तू कहता था, न्यूक्लियर बम कहाँ है यार वो सब, हम तो वहीं से धुआं निकाल दिए। हाँ सर। देखिए प्रकाश जी, बांग्लादेश इस वक्त हमें मौका पक्का देगा, आज नहीं तो कल, लेकिन हमें उस मौके को लपकने के लिए तैयार रहना है। अगर हमने वह मौका छोड़ दिया तो शायद वो हमारी इतिहास की सबसे बड़ी गलती होगी। देखिए, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि बांग्लादेश के लोग भारत का भला चाहते हैं, वो तो भारत के साथ रहना चाहते हैं, भारत के साथ मिलकर रहना चाहते हैं, उनकी भारत से कोई दुश्मनी नहीं है, वो लोग तो भारत को बड़ा अच्छा मानते हैं, हमारे उनके साथ बड़े अच्छे प्रेम संबंध हैं, प्रेम पूर्वक संबंध है।
देखिए, ये तो हम पाकिस्तान के लिए बोलते हैं कि पाकिस्तान की जो आम जनता है वो भारतीयों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करती है। आपको गाए बगाए कोई ना कोई एक इंटरव्यू मिल जाएगा कि पाकिस्तान का इंसान कोई ना कोई इंडिया में आता है और उसका मेडिकल ट्रीटमेंट इंडिया में होता है, और वो लोग बोलते हैं कि इंडिया के डॉक्टरों ने, इंडिया के लोगों ने हमारा बड़ा अच्छा साथ दिया। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो एनिमिटी वहां की गवर्नमेंट के अंदर है वो खत्म हो जाती है, जो उनके सेंटिमेंट्स इंडिया के खिलाफ है वो खत्म हो जाते हैं। देखिए, 2-4% लोग आपको हमेशा ऐसे मिलेंगे जो पीस के लिए बात करेंगे, लेकिन पीस आपको कब मिलता है? जब आप पूरे मजबूत होंगे तो आप पीसफुल रहेंगे। कि दूसरे इंसान को डर रहना बहुत जरूरी है, कि सामने वाले बंदे को अगर आप उंगली करोगे तो सामने वाला बंदा उंगली नहीं पूरा हाथ तोड़ देगा, ये सोचना जरूरी है हमें। लेकिन आज के वक्त में लोग सोच नहीं पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि इंडिया तो कोई केक है और उसके ऊपर आप बड़े आराम से केक वॉक कर सकते हो। ऐसा नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसे समझने के लिए। हमें सिर्फ एक छोटी सी चीज समझने की जरूरत है कि अगर बांग्लादेश आज हमारे लिए कोई छोटा सा भी अगर एक डिटरेंस बनने की कोशिश कर रहा है, या वो ऐसी चीजें दिखा रहा है जिसकी वजह से इंडिया को भविष्य में प्रॉब्लम्स होंगी, तो वो हमें अभी खत्म करनी चाहिए। हमें कुछ चीजें अपने भविष्य की पीढ़ियों पर नहीं छोड़नी चाहिए, कुछ चीजें हमें एंटिसिपेट करनी चाहिए और भविष्य को पहले से सोच लेना चाहिए। अगर आप फोर साइटेडनेस आप दिखाओगे तो आप ये सारी चीजें आज कर पाओगे, वरना वही हाल होगा जो पाकिस्तान और इंडिया के आज जो हमारी दुश्मनी है वो बनी हुई है। पाकिस्तान ने फोर साइटेडनेस के साथ इंडिया के खिलाफ एक छद्म युद्ध छेड़ा जो पिछले 50 सालों से चल रहा है, और भारत ने उसका बहुत नुकसान उठाया, उसमें कोई डाउट नहीं रखना चाहिए हम लोगों को। अगर आप फिर बांग्लादेश को उसी तरह से छोड़ दोगे, अरे भाई कहीं से तो सीख लेनी पड़ेगी ना आपको। हमें पाकिस्तान ने बहुत चीजें सिखाई हैं, तो उस सीख को हमें बांग्लादेश के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। भाई बांग्लादेश को हमें बड़ा क्लियर और साफ लहजे में बोलना पड़ेगा। अगर आप भारत के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो आपकी कमर तोड़ दी जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपका व्यापार बड़ा शांति से चलता रहेगा, आपके यहाँ पर पेट्रोल और डीजल इंडिया से आता रहेगा, आपके घरों के जो स्विच हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के वो चलते रहेंगे, पंखे चलते रहेंगे, तो आप गलत हो भाई, नहीं पहुंच पाएगा कुछ भी। और अगर आपको ये लगता है कि आप किसी ना किसी देश के जरिए समुद्र से मंगा लोगे, बिल्कुल भी डाउट में मत रहना। जिस दिन इंडिया का दिल करेगा उस दिन तुम्हें रौंद दिया जाएगा, और ये हमें उसको बिल्कुल क्लियर लहजे में बताना पड़ेगा। अगर एक बंदा बोलता है कि भाई आपको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाना है तभी मैं आऊंगा, इसका मतलब वो आपको आंखें दिखा रहा है, वो आपकी बाह मरोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो आपने उसके लिए क्या करा? आप क्या करने जा रहे हो? हमारे पास आज भी मौका है। रंगपुर और चिटगांव, ये दोनों ऐसे एक्सेस हैं जो इंडिया को भविष्य में बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन आज मैं पिछले 1.5-2 साल से चीजें बोलता आ रहा हूं, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं। हमारे नीति निर्माताओं को, जो नीति निर्धारण कर रहे हैं, उन लोगों को इन चीजों के ऊपर दिमाग डालना पड़ेगा, इन समस्याओं को समझना पड़ेगा। कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिनको वक्त रहते ही सुलझा लेना चाहिए, वरना वो बहुत जल्दी पहाड़ बनना शुरू हो जाती है। हमें उसको पहाड़ क्यों बनाना है भाई? आज हम बड़ी आसानी से, देखिए, या तो हम उनके साथ कोई डील करें, अगर वो डील स्ट्रक हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर डील स्ट्रक नहीं होती है तो भाई पूरी दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, इंडिया कैपेबल है। इंडिया को इस चीज के बारे में बिल्कुल कतराने की जरूरत नहीं है। इंडिया को बिल्कुल आगे को इन चीजों का सबक सिखाने की जरूरत है। बांग्लादेश आज नहीं तो कल मैका पैक्ट में शामिल होगा, वो इंडिया की बाहें मरोड़ना चाहेगा और वो दिखाएगा, देखिए मैं हो रहा हूँ। वो क्या करेगा? देख मैं जा रहा हूँ, वो इस तरह की बातें करेगा, वो चीजें बोलने की भी कोशिश करेगा और वो समझा रहा है। लेकिन हमें उसके ऊपर उनको बड़े कड़े शब्दों में बोलना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक लेवरेज है। वो बांग्लादेश को अगर इस पैक्ट में शामिल कर लेगा तो कहीं ना कहीं इंडिया की बाहें मरोड़ना चाहेगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन आज हमारे पास समय है और उस समय का हमें सदुपयोग करने की जरूरत है। जी प्रकाश जी। दर्शकों, एक चीज समझना, जो भाई हमारे परमानेंट दर्शक हैं वो तो जानते ही हैं, बाकी के कुछ कलाकार उनके लिए खासकर एक चीज आप गौर करो। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अचानक से अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है सीजफायर। भाई साहब, थप्पड़ लग रहा पाकिस्तान को, अमेरिका कह रहा भाई साहब बस जान लीजिए, कोई बात नहीं, हो गया। और अभी जब मक्का पैक्ट हो रहा है उस पर भी अमेरिका कह रहा वाह बहुत बढ़िया, तुम लोग अच्छा कर रहे हैं, उसमें एक नेटो का भी देश है। आपने ये सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसका क्या मतलब है यार? मैं इसका मतलब इनको समझाता हूं।
मैं हाँ सर, समझाता हूँ इनको। इस्लामिक नाटो बन रहा है और इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहा बहुत बढ़िया, गजब की बात है। इजरायली तो नहीं कह रहे गजब की बात है, इजरायली तो निकट भविष्य में कह रहा हूँ ईरान के बाद टर्की को ठोकने वाले हैं हम। और टर्की उसी बात की तैयारी में लगा है कि यार कल को ठुकाई हो, उससे बढ़िया कुछ नई तैयारी करो। पाकिस्तान सब अपनी अपनी सेटिंग में लगे हैं भाई। मोदी जी ने क्या कहा 15 अगस्त को कि दुनिया की अब विदेश नीति यही है कि अपना अपना देखो। दुनिया अब अपना अपना ही देख रही है। हाँ सर, जरा समझाइए ये क्या चक्कर है। देखिए प्रकाश जी, हमारे दर्शकों को एक चीज समझने की जरूरत है कि अगर सऊदी अरेबिया और तुर्की पाकिस्तान के साथ आ रहे हैं, वो किस चीज के लिए आ रहे हैं? वो सिर्फ एक चीज के लिए आ रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन के लिए, कि भाई पाकिस्तान एकमात्र ऐसा इस्लामिक देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन अब बात में एक ट्विस्ट आता है। अभी कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले, बहुत सारी कंट्रीज हैं, इवन इजराइल ने बोला, अमेरिका ने बोला कि इंग्लैंड पहला देश होगा जो कि इस्लामिक कंट्री होगी जिसके पास न्यूक्लियर वेपन होगा। ये पूरा खुल के आया है, सबने सुनी है ये बातें। इसका मतलब जेडी क्या वांस ने पाकिस्तान कहा था। इस्लामिक देश नहीं है? क्या जेडी वांस, पाकिस्तान बहुत तेजी से वहां मुस्लिम पाकिस्तान आबादी इस्लामिक बढ़ रही कंट्री है नहीं है? इंग्लैंड में, इसलिए कहा। हाँ बिल्कुल। क्या पाकिस्तान इस्लामिक देश नहीं है? इसका मतलब वहां पे न्यूक्लियर वेपन नहीं है। अगर न्यूक्लियर वेपन है या न्यूक्लियर आर्सेनल थोड़ा बहुत रखा हुआ है तो वो किसका रखा हुआ है? इस वीडियो के शुरू होते ही मैंने एक चीज बोली थी कि 1998 में जब इंडिया ने प्रशिक्षण किया था, उसके कुछ दिनों बाद पाकिस्तान ने कर लिया था। इतना अचानक से पाकिस्तान ने इतना जल्दी कैसे प्रशिक्षण कर लिया? इतना जल्दी उनके पास जो न्यूक्लियर ग्रेड यूरेनियम था वो कहां से आ गया? वेपन बनाने के लिए जो वेपन ग्रेड यूरेनियम था कहां पहुंच गया उनके पास, कैसे आ गया? वो चीज तो हमें समझना पड़ेगा ना भाई, साथ कौन दे रहा था। अब बात आती है अमेरिका की। अमेरिका को पता है कि अगर पाकिस्तान के साथ कोई डिफेंस पैक्ट में नहीं होगा तो इंडिया उसको कूट देगा। आज नहीं तो कल कूटेगा भाई, क्योंकि उसका न्यूक्लियर ब्लफ तो खत्म हो गया, फिर वो भी सबको समझ में आ गया। उसको अब वो सऊदीज बचाएंगे। पाकिस्तान को वो कुटाई से बचाना चाहता है। अब कुटाई से बचाएगा कैसे कि 2-4 देश आ जाएंगे तो शायद इंडिया सोचे कि चलो ठीक है यार, हो सकता है कि लड़ाई थोड़ी सी बढ़ जाए तो हम भी थोड़ा कम कर लेते हैं। वो गीदड़ बपकी देने की कोशिश करेगा, अरे यार मेरे को सऊदी अरेबिया का कॉल आया था, मेरे को तुर्की का कॉल आया था, वो भी बोल रहे हैं कि हम शामिल होंगे अगर इंडिया नहीं रुकेगा। इस तरह से बहा मरोड़ने की कोशिश करी जाएगी। भविष्य में जब भी इंडिया पाकिस्तान के ऊपर दोबारा किसी भी तरह का, अगर पाकिस्तान, देखिए कुत्ते की पूंछ 12 साल भी अगर नली में रखी जाएगी ना वो सीधी नहीं हो सकती, तो पाकिस्तान उसी कुत्ते की पूंछ की तरह है, वो कभी सीधा नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ करेगा। हमारी एजेंसीज रोज 24/7 लगी हुई है पाकिस्तान की हर चाल को खत्म करने के लिए और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, लेकिन उनको कभी ना कभी कोई ना कोई मौका मिल जाएगा। हमारी एजेंसीज फिर भी लगी हुई हैं, लेकिन बाई चांस अगर उनको मौका मिल गया तो इंडिया उसको फिर तोड़ेगा पाकिस्तान को। उस वक्त उनको बहा मरोड़ने के लिए कोई तो देश चाहिए। तो वो इस तरह की चीजों से बोलेंगे, अरे भाई सऊदी अरेबिया बोल रहा है कि अभी हम अपने सैनिक भेजेंगे अगर भारत नहीं रुकेगा तो, तुर्की बोल रहा है कि हम पाकिस्तान की पूरी मदद करेंगे अगर भारत नहीं रुकेगा तो। इस तरह से आप एक डिटरेंस पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि कहीं इंडिया पाकिस्तान को बिल्कुल खत्म ना कर दे, क्योंकि जिस दिन पाकिस्तान जैसी चिड़िया इस दुनिया से खत्म हो गई तो इंडिया कहीं ना कहीं 2 और 4 गुना तेजी से बढ़ेगा और कई गुना तेजी से बढ़ेगा, विकसित होगा इंडिया को। और सबसे बड़ी बात, उस वक्त रशिया को एक्सेस मिल जाएगा डायरेक्ट अरेबियन सी का। अगर रशिया को अरेबियन सी का डायरेक्ट एक्सेस मिल रहा है तो देखिए ना, रशिया के पास हर चीज है, हर तरह की चीजें, तो उसको बहुत जल्दी उसकी इकॉनमी बढ़ना शुरू हो जाएगी। उसको जो पूरे के पूरे यूरोप और अफ्रीका का चक्कर लगा के आना पड़ रहा है, उसको लगा के आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसको सिर्फ एक देश पर निर्भर रहने की जरूरत है, वो है भारत, और वो बड़े आराम से कर पाएगा वो। तो वही चीजें हैं, उन्हीं चीज को रोकने के लिए ये सारे के सारे एलाइज बन रहे हैं। इसलिए अमेरिका बोल देता है, बहुत बढ़िया भाई, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया, इससे बढ़िया कुछ नहीं है, बस आप लगे रहो। इसलिए उसने बड़े खुशी होकर बोल दिया कि भाई सऊदी अरेबिया भी आ जाए, तुर्की भी आ जाए, मैं तो बोलूं बांग्लादेश भी आ जाए, इस्लामिक देशों को अपने बारे में सोचना चाहिए। इस तरह की चीजें आपको भविष्य में और ज्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि आज के वक्त में जो ये वर्ल्ड है ना वो मल्टीपोलर धीरे धीरे होता जा रहा है। और पाकिस्तान के बहाने कहीं ना कहीं अमेरिका जो ब्रिक्स है ना उसके ऊपर भी निशाना साधने की कोशिश कर रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन अभी है सितंबर में, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका को पता है कि अगर ये ब्रिक्स सफल होता है, धीरे धीरे करके सफल होता है, तो उसकी अपनी इकोनॉमी पर कितना असर पड़ेगा। सारी दुनिया डी-डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रही है, अमेरिका को कितना नुकसान होगा। वो आज की नहीं सोच रहा है, वो भविष्य की सोच रहा है।
इसलिए मैं बोलता हूँ कि भारत को भी भविष्य की सोचने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर देश आपकी बाह मरोड़ने के लिए तैयार है भविष्य में और आज उसकी ये बस की बात नहीं है, तो आपको उसको वहीं कुचलने की जरूरत है, उसको वहीं न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। तो हमारे पास मौका है आज, वरना पाकिस्तान की तरह आपको ईस्ट में एक और ऐसा कंट्री मिल जाएगा जो भारत के खिलाफ काम कर रहा होगा, क्योंकि उसकी सरकार आज तो वही कर रही है। वो सारी चीजें होती आ रही हैं। जी प्रकाश जी, समझ रहे हैं दर्शकों? तो ये पूरी कहानी है। और हम लोग, और मेरे ख्याल से विकास सर भी, हम लोग तो पहले दिन से कह रहे हैं यार ये किराना हिल्स वाला धुआं क्यों उठ रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। और उसके तुरंत बाद जो है ट्रम्प साहब ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, जाने दीजिए, अपना बच्चा है। माल किसका था पता नहीं, कोई बता ही नहीं रहा है। बाकी देखते रहिए आप डीएनपी इंडिया। दर्शकों आपसे गुजारिश है, लेफ्टिनेंट कर्नल विकास सर का जो है एक अपना चैनल है बूट्स एंड बॉर्डर के नाम से यूट्यूब पर, उसको जरा सब्सक्राइब करिए, थोड़ा शेयर करिए लोगों से। सर के थॉट्स बेहद क्लियर हैं और आप और भी बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट को सुनते होंगे, लेकिन जो सर कह रहे हैं उन बातों को जरा परखिएगा अपने लेवल पर। और सर का एक ट्विटर हैंडल भी है, लेफ्टिनेंट कर्नल विकास गुर्जर के नाम से है, उसको जरा फॉलो करेंगे तो ट्विटर पर भी सर लगातार एक्टिव रहते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद प्रकाश जी, जय हिंद दर्शकों। जो प्रकाश जी ने बोला है उस पर प्लीज गौर फरमाइएगा। जय हिंद प्रकाश जी। जय हिंद सर, थैंक यू सर।